ये आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को ग्रीक क्लासिकल पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडियन क्लासिकल को। तो इसमें सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली ये होता है कि चूँकि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट लिया है वो इंग्लिश लिटरेचर है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत के जो मेजर राइटिंग्स थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर अभी सेकंड सेमेस्टर में हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा गया लिटरेचर में उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, फिर इन सभी को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जब लिटरेचर का इनिशियल पीरियड था इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तब उस समय संस्कृत भाषा था। अगर सेम चीज़ आप ग्रीस के कंटेक्स्ट में देखो तो वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज था। तो जो सबसे अर्ली, सबसे पहले का, सबसे पुराने ज़माने का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उस ज़माने में स्टार्टिंग के पीरियड में लिटरेचर कैसा हुआ करता था और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सभी पहले हम पढ़ेंगे। तो पहले सेमेस्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संस्कृत का जो ड्रामा हुआ करता था या फिर जो कविता हुआ करता था वो किस तरीके से लिखी जाती थी। तो आखिर इंडिया के कंटेक्स्ट में लिटरेचर डेवलप कैसे हुआ ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूरोप का जो सबसे पुराना साहित्य है वो कैसे डेवलप हुआ, वहाँ पे किस तरीके के परफॉर्मेंसेज हुआ करते थे, ड्रामा कैसा होता था, वहाँ पे कविताएं कैसी होती थी। तो बहुत हद तक आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में और ग्रीक के कंटेक्स्ट में सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में ग्रीक क्लासिकल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और देखो, जो पढ़ने का सही तरीका होता है वो यही है कि आप सारी चीज़ों को समझो और अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना कर सको। बाकी बस ऑब्जेक्टिव याद करके या फिर गैस पेपर से आंसर उतार के, ये बेकार तरीका है। इससे बस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। जो आपका पर्सनल जीवन है उस पर कोई भी असर इसका नहीं होगा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे आने वाला जो आप लोगों का सेमेस्टर होगा उसमें आप लोग इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ोगे। हो सकता है आपको लैटिन भी पढ़ना पड़े। अभी तक आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा, मतलब संस्कृत का जो ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में उसको पढ़ा। ग्रीक का जो ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में उसको आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। फिर लैटिन भी एक लैंग्वेज है जिसका ट्रांसलेशन हो सकता है आपको पढ़ना पड़े। तो ये जो 3 लैंग्वेज है ये मेन लैंग्वेज है जिसका ठीक ठाक प्रभाव इंग्लिश पे रहा है। हालांकि संस्कृत का तो कोई प्रभाव नहीं है इंग्लिश पे, लेकिन चूँकि आप इंडिया के स्टूडेंट हो इसलिए आप लोगों को संस्कृत का लिटरेचर भी पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के कंटेक्स्ट में बोलो तो ग्रीक लैंग्वेज का और लैटिन का, ये दोनों का ठीक ठाक प्रभाव है इंग्लिश पे, क्योंकि ये दोनों जो लैंग्वेज है ये यूरोप का लैंग्वेज है और इंग्लिश भी यूरोप का लैंग्वेज है। और इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत हद तक ग्रीक और लैटिन से इंस्पायर्ड है। मतलब कि लैटिन और ग्रीक ये दोनों भाषा का वहाँ पे ठीक ठाक असर है। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस का तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो सारी बैकग्राउंड की चीज़ें देखेंगे जिसको समझने के बाद आप इस सिलेबस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्रीक आखिर है कहाँ, ये जो ग्रीक लैंग्वेज है ये कहाँ पे बोली जाती है। तो ये जो अपना एरिया है ये अपना इंडिया है, ठीक। अब जब हम लोग वेस्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ ये जो एरिया है छोटा सा ये ग्रीक है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा जो एरिया है ये ग्रीक है, ये छोटा सा देश है। लेकिन यही ग्रीस, देश का नाम क्या है, ग्रीस, और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ग्रीक। तो ग्रीक लैंग्वेज है और ग्रीस देश है। तो अभी के कंटेक्स्ट में देखो तो ये ग्रीस बहुत ही छोटा देश है, लेकिन प्राचीन समय में, अभी से लगभग 2500 साल पहले, ये ग्रीस इतना बड़ा हुआ करता था। मतलब कि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, और ये इतना दूर में फैला हुआ होता था पहले। अगर इतना दूर का अभी हम लोग मैप निकालें अभी से 2500 साल पहले का, तो
कुछ इस तरीके का उस समय दिखता था ये। अगर आप इसमें देखो तो बहुत सारे जो आपको रेड कलर के नाम दिख रहे हैं, रेड कलर से, जैसे कि ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे आपको सिटी स्टेट्स दिख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में ये सब विभाजित हुआ करते थे। जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे राज्य में विभाजित हुआ करता था और उस राज्य का एक राजा हुआ करता था। लेकिन ग्रीस के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा अलग था। वहाँ पे क्या था कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब कि एक शहर की तरह वो लोग बसाते थे और वहाँ पे सारे लोग रहते थे और वो सारे लोग मिलके एक आदमी को इलेक्ट करते थे, मतलब वोट देते थे और एक आदमी को चुनते थे और वो एक आदमी उन सभी पे शासन किया करता था। तो बहुत हद तक आप लोग कह सकते हो कि एक लोकतांत्रिक जैसा व्यवस्था वहाँ पे था। लेकिन अभी का लोकतंत्र और उस समय का लोकतंत्र में बहुत डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंसेज है आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से ये एक बड़े से क्षेत्र में ये जो पूरा ग्रीस का एरिया है, जो ग्रीक लोग हैं वो सब यहाँ पे फैले हुए थे और इस तरीके से रहा करते थे। इस मैप पे हम दोबारा आएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। फ़िलहाल हम लोग आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको। और पॉइंट से पहले हम लोग ज़रा सा लैंग्वेज को देख लेते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हो ये एक्चुअली में एक लैंग्वेज ट्री है। इस मैप के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कौन सा लैंग्वेज किस लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुआ है, मतलब कि उत्पत्ति किस लैंग्वेज से उसकी हुई है। अब होता क्या है लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में, एक लैंग्वेज क्या होता है दूसरे लैंग्वेज को जन्म देता है और ख़ुद विलुप्त हो जाता है। जैसे अभी के कंटेक्स्ट में देखो तो हिंदी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब कि अगर अभी कोई व्यक्ति हिंदी भी बोल रहा होता है तो वो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश का यूज कर रहा होता है। तो आने वाले समय में क्या होंगे कि बहुत सारे हिंदी के वर्ड वो सारे विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और इसमें इंग्लिश के वर्ड्स आसानी से आ जाएंगे। जैसे मुझे ही देखो, अभी मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, शब्द के जगह पे क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स बोल रहा हूँ। तो आने वाले समय में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शब्द जो वर्ड है वो समाप्त हो जाए और इसका जगह वर्ड ले ले। और इसी तरीके से लैंग्वेज जो है सो लगातार बदलते रहता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस मैप को देखते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में जो लैंग्वेज हम लोगों को पढ़ना है वो ग्रीक है। यहाँ पे देखो ये है ग्रीक। अच्छा एक और चीज़ जान लो, ये जो मैप है ये पूरी दुनिया का नहीं है बल्कि इंडो यूरोपियन है, यानी कि यूरोप में जो लैंग्वेजेस हैं और जो इंडिया के कंटेक्स्ट में लैंग्वेज हैं वो सभी लैंग्वेजेस इस मैप में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी दूसरी लैंग्वेज आपको इस मैप में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग बस उतना ही जानेंगे जितना जान के हम अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये एक ग्रीक लैंग्वेज है जो अभी का लैंग्वेज है। अभी का जो ग्रीक बोला जाता है वो लैंग्वेज है। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्लासिकल ग्रीक है, वो ये है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्लासिकल ग्रीक अब यूज में नहीं है, ये विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसको लोग अब यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो उन लोगों का लैंग्वेज था वो था हेलेनिक लैंग्वेज। और हेलेनिक लैंग्वेज से अलग अलग लैंग्वेज होते हुए वो लोग पहुंचते हैं क्लासिकल ग्रीक पे, और फिर क्लासिकल ग्रीक से बनता है कोइनिक ग्रीक, और कोइनिक ग्रीक से वो ग्रीक पे अभी वो लोग आते हैं जो अभी यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आसपास में बोली जाती रही हैं, और ज़्यादातर आप देख पा रहे हो कि ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब यूज नहीं होता है। उसी प्रकार से जरा सा हम दूसरे कुछ लैंग्वेजेस को भी समझ लेते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक इटैलिक लैंग्वेज है। इटैलिक लैंग्वेज से होते हुए लैटिन लैंग्वेज का जन्म होता है। जो इटली में खास करके जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे लैटिन का यूज किया जाता था, और ये भी आप देख पा रहे हो कि अब यूज में नहीं है, मतलब कि कॉमन जो लोग हैं वो इसको यूज नहीं करते हैं आपस में बात करने के लिए। और ये लैटिन लैंग्वेज भी आगे आने वाले समय में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में आपको देखने को मिलते हैं।
अब कैसे इन्फ्लुएंस करता है और किस तरीके से ग्रीक या फिर लैटिन का प्रभाव इंग्लिश पे है वो हम लोग आगे समझेंगे, हो सकता है दूसरे वीडियो में समझें। तो ये तो लैटिन हो गया। अच्छा, यही जो लैटिन है ये अक्सर जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उसमें इस लैटिन का यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो चर्च लैटिन, रिलीजन के कंटेक्स्ट में अक्सर लैटिन का यूज किया जाता है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो, हिंदू धर्म में देखो, तो जो पूजा पाठ के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो संस्कृत के यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग बोलते क्या हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ पे जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें थी, पहले जब स्टार्टिंग में रिलीजन स्टार्ट हुआ तब तो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो भी शब्द थे वो सभी लैटिन के हुआ करते थे, लेकिन बाय द टाइम बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में रिप्लेस हो गई, क्योंकि जो कॉमन लोग थे उनको वो समझ में नहीं आता था, इसलिए जानबूझ के उसको इंग्लिश में रिप्लेस किया गया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैटिन में अब भी यूज होती हैं। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा इंग्लिश है, और जो इंग्लिश है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? ये एक जर्मैनिक जो लोग थे वो सभी इंग्लैंड पे अटैक करते हैं, फिर वहाँ पे जर्मनिक जो लैंग्वेज था उससे इंग्लिश की उत्पत्ति होती है। और इंग्लिश से आने से पहले भी ओल्ड इंग्लिश हुआ करता था, जो लगभग 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में यूज होता था। जरा सा हम लोग अपने लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अपना बिहारी लैंग्वेज है। ये बिहारी लैंग्वेज कहाँ से आया? मगधी लैंग्वेज से आया। और मगधी कहाँ से आया? प्राकृत से आया। और प्राकृत आया वैदिक संस्कृत से। और बिहारी लैंग्वेज जो है सो आगे चल के 3-4 लैंग्वेजेस को जन्म देती है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी बिहारी लैंग्वेज से आई है। और ये जो हमारा जिससे बिहारी लैंग्वेज का जन्म होता है उसी से जन्म होता है असमीज का, बंगाली का, चितगोनियन का, उड़िया, हैबी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बंगाली हो या फिर असमीज हो, बंगाली और असमीज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। और अक्सर आप लोग ये भी नोटिस किए होंगे कि हिंदी से भी ये सब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। डिफरेंसेज होते हैं बट उतने नहीं होते जितना कि हिंदी या फिर तेलुगु में होता है। मतलब बहुत ही कम डिफरेंसेज होता है ये सभी लैंग्वेजेस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पत्ति वाली जो लैंग्वेज है वो एक ही है। अच्छा, ये जो दूसरे लैंग्वेज के बारे में भी मैंने इसलिए बताया है जैसे कि लैटिन के बारे में, ताकि आप ये समझ सको कि लैटिन और ग्रीक ये सभी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग के पीरियड में मुझे ये ज़रा सा कन्फ्यूजन रहा करता था कि ग्रीक और लैटिन कहीं एक ही लैंग्वेज तो नहीं है, ये सभी कहाँ से आए। तो ग्रीक जो लैंग्वेज है वो ग्रीस में बोला जाता था। जो ग्रीक लोग थे उन लोगों के बीच में ग्रीक लैंग्वेज बोला जाता था। और जो लैटिन लैंग्वेज था वो इटली के, अभी का इटली, उस एरिया में एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, रोम, वहाँ से लैटिन लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है। और जो हमारा इंग्लिश है वो कहाँ से आया? वो जर्मैनिक लैंग्वेज से आया है। हालांकि जो इन्फ्लुएंस हैं वो दूसरे लैंग्वेजेस के भी इस पे हैं। अब हम लोग आते हैं जरा सा एंशिएंट ग्रीक के बारे में। जो ग्रीस देश है उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, वो किस तरीके का देश था, वहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके का था, इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जान लो कि पहले ये देश नहीं था, देश अभी है ये। पहले वहाँ पे क्या था, अलग अलग सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, और उसी सिटी स्टेट्स में लोगों ने अपना एक नेता कह लो या फिर किसी एक व्यक्ति को वो इलेक्ट किया करते थे, चुना करते थे, और वो एक व्यक्ति सभी पे शासन किया करता था। तो एंशिएंट ग्रीक में नॉर्मली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आर्किक, क्लासिकल और एक और है हेलेनिस्टिक। इस तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हिस्ट्री में आप आयरन एज, स्टोन एज या मॉडर्न एज पढ़ते हो, ताकि आप आसानी से समझ सको। अच्छा, जो आर्किक पीरियड है उससे पहले एक वॉर होता है, ट्रोजन वॉर, 13th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी BC में। ज़रा सा एक और चीज़ समझ लो ये टाइम पीरियड का, क्योंकि अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है,
यहाँ पे 0 और अभी का टाइम क्या है 2024। तो ये 0 से स्टार्ट होते हुए हम लोग 2024 तक आए हैं। अब 0 से पहले का जो समय था ये हो गया अपना AD और ये हो गया अपना BC। 0 से पहले का जो समय है वो क्या है BC में चलेगा। अब यहाँ से 0 से जब हम लोग पहले जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 12th सेंचुरी BCE, मतलब 0 से 1200 साल पहले। तो अभी से ही कितना हो गया, लगभग 3000 साल पहले। ठीक, तो ये है BCE और AD का कंसेप्ट। तो जो ट्रोजन वॉर हुआ था वो कब हुआ था, अभी से 3000 साल पहले। और ये ट्रोजन वॉर हुआ क्यों था ये ज़रा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। हाँ, जो कुछ भी अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखो, ये जो है ये ग्रीक का मैप है अभी से लगभग 2500 साल पहले का। तो वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। अब उन सारे सिटी स्टेट्स में एक सिटी स्टेट था जिसका नाम था ट्रॉय। यहाँ पे आप देखो ये ट्रॉय है और यहाँ पे एक दूसरा सिटी स्टेट है स्पार्टा। तो ट्रॉय का राजा का बेटा जिसका नाम है पेरिस, ये ट्रॉय के राजा का बेटा है पेरिस। ये क्या करता है, स्पार्टा की जो रानी है जिसका नाम होता है हेलेना, उसको वो किडनैप कर लेता है। और इसी किडनैपिंग की वजह से ये स्पार्टा क्या करता है, आसपास के कुछ राज्यों को मिला के, कुछ सिटी स्टेट्स को मिला के, ये सभी मिलके इस पे अटैक कर देते हैं। फिर दोनों सिटी स्टेट्स के बीच में युद्ध चलता है। लगभग ये 10 सालों तक युद्ध होता है ऐसा माना जाता है। और ये 10 साल का चूँकि ये जो युद्ध चलता है इसमें भयंकर तबाही होती है दोनों राज्यों की और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी युद्ध के बेसिस पे जो होमर एक पोएट हैं, इन्होंने क्या लिखा, द इलियाड लिखा। इलियाड एक लॉन्ग कविता है, करीब 400 पेज आपके सिलेबस में है, लेकिन ओरिजिनल में इससे भी ज़्यादा है। तो ये जो कविता है इसमें होमर बताते हैं कि जब ये युद्ध चल रहा था तो उसके आखिरी के दिनों में क्या सिचुएशंस थे, किस तरीके से युद्ध हो रहा था, या फिर क्या कंटेक्स्ट वहाँ पे थे। इसके अलावा एक और वो लिखते हैं द ओडिसी। इसमें भी ये जो है बहुत हद तक उसी से रिलेटेड है, ये जो ट्रोजन वॉर है उसी से रिलेटेड ये भी है। तो ट्रोजन वॉर क्यों हुआ था, क्योंकि ट्रॉय का जो राजकुमार था पेरिस, उसने स्पार्टा की रानी को किडनैप कर लिया था, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लगभग 10 सालों तक चला, इसलिए ट्रोजन वॉर हुआ। और इसीलिए ये जो द इलियाड है ये लिखा गया होमर के द्वारा और द ओडिसी भी लिखा गया होमर के द्वारा। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग मानते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाभारत हुआ ही था या रामायण हुआ ही था, मतलब हमेशा एक धुंधली लाइन रहती है। कुछ व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कि ऐसा हुआ था, कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था। मतलब ये इतिहास है या नहीं है, इसमें निश्चित नहीं है। इसी तरह जो यूरोप के कंटेक्स्ट में ट्रोजन वॉर है वो हुआ था एक्चुअल में या फिर नहीं हुआ था, हिस्टोरिकली ये प्रूफ नहीं है। जिस तरीके से भारत के कई लोग ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ होगा या फिर महाभारत जैसी चीज़ें एग्जिस्ट की होंगी या असल में हुआ होगा, उसी प्रकार से जो यूरोप के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ट्रोजन वॉर कभी हुआ होगा। ये निश्चित नहीं है कि हुआ ही था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब 9th सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी BC के बीच में वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे सिटी स्टेट्स बनाए गए। यानी अभी से 2900 साल पहले से
2500 साल पहले तक वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे सिटी स्टेट्स बनाए गए। जो आप ये मैप देख रहे हो, ये मैप अभी से 2500 साल पहले का है, यानी कि 500 BCE का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे छोटे छोटे, ये जो रेड कलर में आप नाम देख रहे हो, ये सभी वहाँ का सिटी स्टेट्स हैं। और ये छोटे छोटे किंगडम कह लो या फिर सिटी स्टेट्स में ये सभी डिवाइड हुआ करते थे। और इन सभी का जो सिस्टम था वो क्या था, डेमोक्रेटिक था, मतलब कि इलेक्ट किया करते थे लोगों को कि शासन कौन करेगा। लेकिन एक और बात थी कि ये सारे जो सिटी स्टेट्स थे ये सभी लगातार एक दूसरे सिटी स्टेट से लड़ाई किया करते थे। जैसे यहाँ पे होता है, एक राज्य ने दूसरे राज्य पे हमला कर दिया ताकि उसका जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले सके, उसी तरीके से। फिर 8th सेंचुरी BC में, यानी अभी से 2800 साल पहले, वहाँ पे एक राइटर निकलते हैं। राइटर का नाम है होमर। ये एक पोएट थे और इन्होंने 2 कविताएं लिखी, बहुत ही लंबी लंबी कविताएं हैं, इसलिए इसको एपिक कहा जाता है। एपिक पोएम। एपिक पोएम में क्या होता है नॉर्मली कि एक योद्धा होता है और उस योद्धा के बेसिस पे एक वीर गाथा की तरह उसका जो हीरोइज्म है वो दिखाने के लिए एक लंबी कविता लिखी जाती है। तो इस तरीके की जो पोएम्स होते हैं उसको एपिक पोएम कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में ये द इलियाड आपको पढ़ना है। और ये द इलियाड किस पे बेसिस है, ये बेस्ड है ट्रोजन वॉर पे। और ट्रोजन वॉर क्यों हुआ था ऑलरेडी आप लोगों को पता है। फिर जब हम लोग दूसरे पीरियड में पहुंचते हैं, क्लासिकल पीरियड में, जो कि 2500 से लेकर 2400-2300 साल पहले तक है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे उसमें एक सिटी स्टेट जिसका नाम एथेंस है, ये वहाँ का सबसे पॉपुलर राज्य बन के निकलता है। और पॉपुलर राज्य वहाँ पे क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि उस समय का जो उसका रूलर आता है पेरिकल्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था। और इसी स्ट्रॉन्ग रूलर की वजह से वो जो राज्य है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग राज्य बन के निकलता है। ये मैप अगर देखो तो यहाँ पे कहीं होगा एथेंस। ये देखो, ये जो एथेंस राज्य है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग राज्य बन के वहाँ पे निकलता है। और यहाँ पे जो दूसरे सारे राज्य हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग राज्य ये एथेंस बनता है। और चूंकि जब रूलर स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि राज्य में शांति रहती है। और जब राज्य में शांति रहती है तब उसका ये फ़ायदा होता है शांति रहने से कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उसका विकास होता है। जैसे कि अगर आपके घर में ही शांति हो, किसी भी प्रकार का दुख ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें बहुत ही सुगमता के साथ चल रही हो, तब क्या होगा कि आपके घर की जो पढ़ाई लिखाई हो या फिर बिजनेस हो वो सब बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगा। आपकी जो सीखने की क्षमता होगी वो सभी बहुत ही अच्छी स्थिति में होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ था एथेंस में। चूँकि हर तरफ शांति थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, तो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे जैसे कि पॉलिटिकल थॉट, जो पॉलिटिक्स था वो डेवलप करता है, फिजिक्स वहाँ पे डेवलप करता है, एथिक्स डेवलप करता है, लिंग्विस्टिक्स यानी कि जो भाषा की जो साइंस है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो साइंस है वो डेवलप करता है, बायोलॉजी डेवलप करता है, आर्ट्स डेवलप करता है। और ये सब क्यों हो पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि जो रूलर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग रूलर की वजह से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और चूँकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से वो राज्य डेवलप करता है और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी वो डेवलप कर पाता है। और इसी वजह से वहाँ पे राइज ऑफ फिलॉसफी होता है। अक्सर आप लोग ये 3 नाम सुनते होंगे, हिंदी में इसे सुकरात, प्लूटो या फिर अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में सॉक्रेट्स, प्लेटो या अरिस्टोटल। ये तीनों क्या थे, फिलॉसफर थे, हिंदी में कह लो विचारक। विचारक क्या करते हैं कि किसी भी मुद्दा पे अक्सर विचार किया करते हैं कि कोई भी चीज़ हुआ तो आखिर क्यों हुआ। जैसे कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि विचारक इवन इस बात पे डिबेट करते हैं कि क्या भगवान असल में हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, और अगर हैं तो किस रूप में हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस पे वो आपस में विचार करते हैं, डिबेट करते हैं। फिर सामने से एक दूसरा फिलोसफर आएगा, वो कहेगा कि भगवान नहीं है, इसलिए नहीं है, और भी वो बहुत सारे रीजंस देगा कि भगवान क्यों नहीं है।
तो इस तरीके से सारे फिलोसफर्स अपने रीजन्स दिया करते हैं और एक दूसरे से डिबेट किया करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे फिलोसफर भगवान पे ही डिबेट करें। बहुत सारे फिलोसफर हैं जो सोसाइटी पे डिबेट करेंगे कि सोसाइटी में अगर कोई एक सिस्टम है तो उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या निगेटिव्स हैं। इस तरीके की अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिस पे वो आपस में डिबेट किया करते हैं। तो उस समय का जो फिलोसफर्स थे, जैसे कि सोक्रेट्स हो गए, प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये भी फिलोसफर्स ही थे और इसलिए इनका काम क्या था कि अलग अलग टॉपिक्स पे ये आपस में डिबेट किया करते थे। अब चूंकि आपको प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों को पढ़ना है, और दोनों को पढ़ना क्यों है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये लोग डिबेट करते हैं लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर वाकई में सही है। जो पोएम्स आप पढ़ते हो, जो कविता आप पढ़ते हो, क्या वो सच में पढ़ने लायक है, क्या वो किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाता है या फिर वो नुकसानदायक है, क्या वो किसी व्यक्ति को पॉजिटिव करता है या फिर एक बेहतर इंसान बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों बनाता है। इन सारे टॉपिक्स पे वो डिस्कस करते हैं, इसलिए आपको इन फिलोसफर्स को पढ़ना है। लेकिन ये लिटरेचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है, जैसे कि उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था और वो पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ख़राब था, क्यों अच्छा था। साथ ही ये भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्लूटो ये भी डिस्कस करते हैं कि जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है जिसमें साधारण आदमी किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट करता है, चुनता है, वो सिस्टम क्यों ख़राब है और एक राजा का होना क्यों सही है। अभी के कंटेक्स्ट में, अभी के संदर्भ में आप किसी से भी पूछो तो वो ये कहेगा कि राजा वाला जो सिस्टम था वो बहुत ही बेकार सिस्टम था, जबकि सही सिस्टम क्या है, लोकतांत्रिक होना ये एक सही सिस्टम है। मतलब कि साधारण आदमी, हर एक आदमी के पास ये अधिकार है कि वो किसी को अपना राजा कह लो या फिर सरकार कह लो, वो चुन सकता है। ये एक बेहतर सिस्टम है। लेकिन जो प्लेटो हैं वो इवन इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, इस बात के जवाब में वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स हैं, यहाँ पे जो लोग इलेक्ट करेंगे, वो खुद इतने समझदार नहीं हैं कि वो किसी एक अच्छे व्यक्ति को चुन सके, इसलिए ये एक सिस्टम ख़राब है। अब इसी बात पे कोई एक दूसरा फिलोसफर आएगा और वो इसको आर्ग्यूमेंट करेगा और इसके जवाब में कुछ बोलेगा। इस तरीके से अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग विचारक अपने विचार रखते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तब हम लोग देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC के आसपास, यानी अभी से 2600 साल पहले, ट्रेजिक ड्रामा का डेवलपमेंट हो चुका था। देखो, ड्रामा हो सकता है वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जो सोर्सेज हम लोगों को मिलते हैं, जो प्रूफ्स हम लोगों को मिलते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे ड्रामा कब एग्जिस्ट करते थे, वो हम लोगों को मिलता है अभी से लगभग 2600 साल पहले। तो सबसे पहला जो ड्रामेटिस्ट हमें देखने को मिलता है वो है एस्किलस। ये एथेंस के थे। इनका जन्म कब हुआ था आगे देखेंगे। और ये सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद सोफोक्लीज आते हैं और यूरिपिडीज आते हैं। सोफोक्लीज को आप लोगों को पढ़ना है। और उस समय जो ड्रामा हुआ करता था वो सबसे पॉपुलर ड्रामा उसमें हुआ करता था ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में क्या होता है, देखो ड्रामा क्या है ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि स्टेज पे कुछ एक्टर्स आते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं। एक तरफ से एक डायलॉग बोलता है, दूसरी तरफ से दूसरा एक्टर डायलॉग बोलता है। अब इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज हुआ करते थे, जैसे कि एक कैटेगरी हो गया ट्रेजेडी और दूसरा कैटेगरी हो गया कॉमेडी। ये दो सबसे पॉपुलर कैटेगरी हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रकार हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर प्रकार है, ये सबसे ज़्यादा चला करता था। ट्रेजेडी का मतलब ये होता है कि कोई एक एक्टर है जो नॉर्मली किसी बड़े घराने से बिलोंग करता है, मान लो राजा है या फिर राजा का बेटा है। और ट्रेजेडी में क्या होगा कि ट्रेजेडी ख़त्म होते होते, ट्रेजिक ड्रामा ख़त्म होते होते उसका बिफॉल हो जाएगा, मतलब या तो वो मारा जाएगा या फिर किसी तरीके से उसका पतन हो जाएगा। तो एक जो दुखदाई अंत होता है, मान लो कोई एक ड्रामा है, उसमें एक राजा को आपके सामने हीरो बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन जब वो ख़त्म होती है फिल्म तो वो हीरो मारा जाता है और इस तरीके से आपको काफ़ी दुख होता है कि ओह हीरो मारा गया। लेकिन इसके अपोजिट कॉमेडी में क्या होता है, किसी को एक हीरो बनाया गया और वो जब फिल्म ख़त्म होती है या फिर ड्रामा ख़त्म होती है तो उसे एक बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग दिया जाता है,
या तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन जाता है या फिर बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाता है। मतलब जैसा ऑडियंस देखना चाहता है अपने हीरो को बहुत ही अच्छा करते हुए, ठीक वैसा ही कॉमेडी में दिखाया जाता है। एक और मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रेजेडी होता है उसमें नॉर्मली एक हायर्ड कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मतलब कि जो हीरो होता है वो किसी बहुत ही ऊंचे ओहदे का होता है, जबकि कॉमेडी में क्या होता है, एक साधारण इंसान होता है, एक नॉर्मल ग्रामीण होता है या फिर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है जो आगे चल के जब ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपने लाइफ में बेहतर कर रहा होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा होता है, जबकि ट्रेजेडी में क्या होता है वो नीचे की ओर आ रहा होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे ड्रामा परफॉर्म हुआ करता था। और जो सबसे मेन ट्रेजेडियंस थे, मतलब कि जो मेन ड्रामेटिस्ट वहाँ पे हुआ करते थे एथेंस में, वो कौन कौन थे? एस्किलस थे, सोफोक्लिस थे और यूरिपिडीज थे। ये तीन जो ड्रामेटिस्ट हैं वो वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते थे। एट द बिगिनिंग ओनली वन एक्टर इन अ ट्रेजेडी हु इंटरेक्टेड विद द कोरस। एक और चीज़ समझो कि उस समय का जो ड्रामा वहाँ पे ग्रीक में परफॉर्म होता था वो थोड़ा सा अलग था। जैसे मान लो ये आपका स्टेज है, अब यहाँ पे एक एक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब वहाँ पे ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ तो मात्र एक ही एक्टर हुआ करते थे जो एक टाइम पे स्टेज पे होते थे, और वही मात्र एक एक्टर परफॉर्म किया करते थे ड्रामा। अभी के कंटेक्स्ट में देखो तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और वो सारे कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और इस तरीके से ड्रामा परफॉर्म होता है। लेकिन पहले क्या था, मात्र एक ही एक्टर था, वो परफॉर्म करता था और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते थे जो गाना गाते थे या फिर जो कुछ भी कैरेक्टर ये बोल रहा है उसको और डिटेल में बताया करते थे गाना गाकर, पोएट्री गाकर। तो ये जो लोग होते थे इस कैरेक्टर के पीछे स्टेज पे ही होते थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में बताया करते थे कि हो क्या रहा है। जैसे जो मेन कैरेक्टर है, जो एक्टर है वहाँ पे, उसने कुछ बोला, अब उसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में ये सब बताया करते थे और इसको कहा जाता था कोरस। तो ड्रामा में कौन होते थे? एक तो कोरस हुआ करते थे, ये बैकग्राउंड वाले सारे लोग जो स्टेज पे ही होते थे, और एकमात्र एक्टर हुआ करता था। लेकिन आगे चल के जब ड्रामा का डेवलपमेंट होता है तो जब एस्किलस आता है तो ये सबसे पहले स्टेज पे दूसरा एक्टर इंट्रोड्यूस करता है। मतलब कि अब स्टेज पे ना केवल एक एक्टर रहेंगे बल्कि दूसरा एक्टर भी रहेगा कोरस के अलावा। फिर जब सोफोक्लीज का टाइम आता है तब ये तीसरा एक्टर ऐड कर देता है, यानी अब स्टेज पे 3 एक्टर आ गए हैं। तो ज़रा सा अभी हम लोग एस्किलस के बारे में जान लेते हैं, चूँकि आपके ये सिलेबस में नहीं है तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसको समझेंगे। एस्किलस 525 बीसी से लेके 456 बीसी तक ये रहता है। इसे फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है, मतलब कि जो ट्रेजिक ड्रामा है उसका ये फादर है, यानी जनक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो कि ग्रीक में क्या होता था, ग्रीस में उस समय एक फेस्टिवल हुआ करता था, मतलब कि एक त्यौहार जैसा मनाया जाता था। डायोनीजिया एक भगवान हुआ करते थे उन लोगों के रिलीजन में, जिन्हें गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है। वाइन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यानी कि शराब। डायोनीजिया भगवान को गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है। अब जो वाइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो भगवान है ये समृद्धि के भगवान हैं। मतलब कि अगर ये भगवान खुश हैं तो किसी के भी जीवन में खुशहाली बना रहेगा, वो व्यक्ति संपन्न होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसे नहीं होगी। तो इस भगवान का वहाँ पे एक त्यौहार होता था, जैसे कि भारत में होता है कृष्ण जन्माष्टमी या फिर रामनवमी, या जो अलग अलग भगवान है उसके एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन उस भगवान के नाम पे त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार से वहाँ पे इस भगवान के दिन एक त्यौहार मनाया जाता था। और उस दिन क्या होता था कि अलग अलग ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, अलग अलग नाटककार हुआ करते थे, और उन सभी नाटककार का जो ड्रामा होता था, प्ले होता था, नाटक होता था, उनके प्ले को लोगों को दिखाया जाता था और लोग ये डिसाइड करते थे कि किसका नाटक सबसे बढ़िया है। और इस तरीके से जो कोई भी उस नाटक को जीतता था उसको कुछ दिया जाता होगा, अवार्ड समझ लो। तो उस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा बार जो अवार्ड कह लो या फिर
उस कंपटीशन को जिसने सबसे ज़्यादा बार जीता, जिसकी नाटक सबसे ज़्यादा बार लोगों को पसंद आई, वो कौन था? एस्किलस था। और ऐसा माना जाता है कि इसने अपने जीवन काल में टोटल लगभग 70-80-90 प्ले इन्होंने लिखा है। और एक और चीज़ जान लो कि ज़्यादातर जो प्ले हैं वो सब लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब कि अब वो नहीं है पास में, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये 70-80 प्ले इन्होंने अपने जीवन में लिखा होगा। फिर जो दूसरा ड्रामेटिस्ट आता है, नाटककार आता है, वो है सोफोक्लेज। इन्होंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इनकी जो प्ले है वो लोगों को पसंद आई। इन्होंने भी ठीक ठाक जो प्राइजेस हैं वो जीता उस कंपटीशन में। इनका जन्म कब हुआ? 496 बीसी से लेकर 406 बीसी तक। आपको ये जो पीडीएफ है इसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये आप पीडीएफ को दोबारा से पढ़ सकते हो। इनके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 100 से लेकर 120 प्ले इन्होंने लिखा है और ज़्यादातर प्ले लॉस्ट हो चुका है। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर इनका ड्रामा है वो है थीबन ट्रायोलॉजी, जिसमें 3 प्ले हैं। ऑडिपस द रेक्स जो आपके सिलेबस में है, ऑडिपस द किंग यही है। दूसरा जो ड्रामा है वो है ऑडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगोन। ये 3 ड्रामा जो है, जिसको ट्रायोलॉजी भी कहते हैं, ये जो ट्रायोलॉजी है ये सबसे पॉपुलर है इनका। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है यूरोपिडीज का। ये तीसरा ड्रामेटिस्ट है। इन्होंने भी लगभग 90 प्लेज लिखा है। और इसकी जो सबसे खासियत है, सबसे खास बात इनकी ये है कि ये क्या करते थे, जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जैसे कि हम लोग अपने कंटेक्स्ट में ऐसा समझते हैं, मान लो यहाँ पे राम है या फिर कृष्ण है, इनको भगवान माना जाता है। अब ये जो कैरेक्टर हैं ये माइथोलॉजिकल हैं और इनको साहित्य के कुछ रचना जैसे कि महाभारत या रामायण में देखा जा सकता है। अब कोई एक नया ऑथर आता है, कोई एक नया राइटर आता है, वो क्या करता है कि ये जो किरदार है श्री राम या फिर कृष्ण को, इसको वो क्या करता है, एक साधारण इंसान की तरह दिखाता है। मतलब कि जो अचीवमेंट हैं, जैसे कि श्री कृष्ण राजा बनते हैं। अब अक्सर क्या दिखाया जाता है कि चूंकि वो भगवान है तो वो सारे मैजिकल चीज़ें कर सकते हैं और बहुत ही सरलता के साथ वो राजा बन सकते हैं। लेकिन कोई एक राइटर आता है, वो ऐसा दिखाता है कि श्री कृष्ण वो सारी चीज़ें करते हैं जो केवल मात्र एक साधारण इंसान ही कर सकता है। मतलब कि नॉर्मल इंसान वाली सारी चीज़ें करते हुए वो राजा बनते हैं। तो ये जो दिखाने की चीज़ है वो क्या है, ये एक ऐसा दिखाने का प्रयास है कि वो भी क्या थे, एक साधारण इंसान थे और साधारण इंसान रहते हुए उन्होंने ऐसा कर पाया। तो ठीक वैसा ही यूरिपिडीज क्या करता था, जो कोई भी वहाँ पे भगवान है या फिर जिनको देवता माना जाता है, उन सारे किरदारों को वो क्या करता था, एक साधारण इंसान के तौर पे पेश क्या करता था और ऐसा दिखाने की कोशिश क्या करता था कि अगर भगवान कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी वही किया है जो एक साधारण इंसान के वश में करने लायक है। अच्छा, तो ये थे 3 ड्रामेटिस्ट जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पिक्चर है थिएटर का। थिएटर कहने का मतलब स्टेज का, कि एंशिएंट ग्रीस में ग्रीक क्लासिकल्स जो हैं उस समय पे जो ड्रामा होता था उसका परफॉर्मेंस कैसे हुआ करता था। तो ऐसा एक जगह होता था जहाँ पे ये जो एरिया है ये आपका स्टेज हो गया। यहाँ पे एक्टर हुआ करते थे और पीछे में कोरस बहुत सारा हुआ करता था और ये लोग यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे। ये जो एक्टर था ये अपने चेहरे पे एक बड़ा सा मास्क लगाया करता था। मास्क इसलिए लगाया करता था ताकि दूर दूर के जो लोग, मान लो यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनको वो जो एक्टर है वो क्लियरली दिख सके। और इस तरीके से ये जो देख लो यहाँ पे 3 साइड में ये ऐसे ये जो ऑडियंस है ये बैठा करते थे और बीच में यहाँ पे एक्टर परफॉर्म किया करता था। तो इस तरीके से वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी। अब ज़रा सा हम लोग आते हैं फिलोसफर्स पे। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ? 427 बीसी में और डेथ कब हुआ? 347 बीसी में। ये एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग किया करते थे। मतलब कि जो एथेंस राज्य था, एथेंस सिटी स्टेट था, उसमें एक पॉलिटिकल फैमिली था जिसका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस उस राज्य पे था, उसमें इनका जन्म होता है।
और ये जो थे ये शिष्य थे किसके, सोक्रेट्स के। सोक्रेट्स के बारे में आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सोक्रेट्स ने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं लिखा। प्लेटो और अरिस्टोटल को हम लोग इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन सोक्रेट्स ने कुछ भी अपना खुद से नहीं लिखा। जो कुछ भी सोक्रेट्स के बारे में हम जानते हैं वो सब प्लेटो के थ्रू जानते हैं और इनके जो दूसरे स्टूडेंट थे उनके थ्रू जानते हैं। सोक्रेट का क्या होता है कि सोक्रेट जब एथेंस में थे तो एथेंस के राजा को ऐसा लगा कि सोक्रेट्स वहाँ के जो लोग हैं उनको भड़का रहा है और राजा के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर रहा है। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि सोक्रेट्स को उन्होंने जहर देके मरवा दिया और 399 BC में सोक्रेट्स मारे जाते हैं। सोक्रेट्स का स्टूडेंट प्लेटो और प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल। तो इस तरीके से ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो सोक्रेट्स को वहाँ पे मार दिया जाता है और उसके बाद जो प्लेटो हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एथेंस वाज वेरी करप्ट। प्लेटो ऐसा मानते थे कि एथेंस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल ही करप्ट हो चुका है एंड ही फाउंड इट्स क्योर इन फिलॉसफी रेदर देन पॉलिटिक्स। और उन्हें ऐसा लगता है कि इसका रीजन जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है, इसका रीजन क्या है, फिलॉसफी है। और वो ऐसा मानते थे कि अगर किसी जगह का राजा एक फिलॉसफर बने, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति बने जो विचारक हो असल में, जिसमें विचार करने की क्षमता हो, जो सही और गलत का परख कर सके अपने विचारों से लगातार सोच के, वैसे ही व्यक्ति को राजा बनाया जाना चाहिए। At that time, Athens had a democratic system where men could vote, but according to Plato, this system was not effective because choosing the right ruler required wisdom. ये पॉइंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर व्यक्ति समझदार नहीं होगा तो वो किसी अच्छे व्यक्ति को, जो योग्य व्यक्ति है, उसको वो नहीं चुनेगा। अभी के ही कंटेक्स्ट में देखो ना क्या होता है, जब आपको वोट करने की बारी आती है तब आप कैसे वोट करते हो। पुराने ज़माने के लोग क्या करते हैं, वो धर्म देख के वोट करते हैं या फिर जाति देख के वोट करते हैं। इवन जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं वो भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग पूरे बिना किसी बायस्ड भाव के वोट करते हैं, ऐसा नहीं लगता। वो लोग भी इवन समझदारी से वोट करने के लायक नहीं है और ये रियलिटी है। और इवन प्लेटो भी वही कहता है कि अगर व्यक्ति जो वोटर है वो उसमें इतनी समझ नहीं है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किसी योग्य व्यक्ति को चुन सके, तो वो एक खराब राजा को चुन लेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ज़रा सा समझ लो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इवन हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को सही से नहीं समझ पाते हैं कि वोट करने का सही तरीका क्या है या फिर कैसे एक व्यक्ति को सही से चुने। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि मान लो आप एक व्यक्ति हो, आपको किसी खास क्षेत्र में इंटरेस्ट है। मान लो आपको क्रिकेट पसंद है या फिर आपको मूवीज़ पसंद है। अब कोई एक एक्टर आता है, कोई एक लीडर आता है, वो इन पहलुओं को सिर्फ बढ़ावा देता है। मान लो क्रिकेट पे उसने अच्छा खासा कुछ कर दिया या फिर मूवीज़ पे अच्छा खासा कर दिया, लेकिन उसके जो दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना, जैसे कि रोज़गार को बढ़ावा देना, इन सारे टॉपिक्स पे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इवन बहुत ही ख़राब स्थिति में है। फिर भी आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को वोट कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम किया है। अब यहाँ पे जो एक आइडियल वोटर होगा, एक सही वोटर होगा जो जिसमें सही से विचार करने की क्षमता होगी, वो ना केवल अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखेगा बल्कि वो भी सारी चीज़ों को वो देखेगा जो किसी एक राज्य के लिए ज़रूरी है या फिर किसी देश के लिए ज़रूरी है या फिर लोगों के विकास के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ों को देख पाते हो, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को आप समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो अपने जाति, अपने धर्म, सारी चीज़ों को छोड़ के, ये भूल के कि वो जो कैंडिडेट है वो आपके एरिया से बिलोंग करता है या नहीं करता है, मतलब कि उस व्यक्ति का अस्तित्व आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वो व्यक्ति
उस राज्य के लिए, उस जगह के लिए क्या कर सकता है। सिर्फ अगर आप ये चीज़ देख के वोट करते हो तब जाके आप एक सही वोटर हो। तो यही प्लेटो का भी कहना था कि व्यक्ति को अपने जो बायस्डनेस हैं, अपनी जो व्यक्तिगत विचार है उसको छोड़ के अगर वो सही से विचार करके वोट करता है तब वो किसी सही व्यक्ति को चुन सकता है। और चूंकि वो मानता था कि ज़्यादातर लोगों में वो समझ नहीं है, इसलिए एक राजा का होना ही बेहतर है। एक और चीज़ यहाँ पे जानो कि उस समय पे ग्रीस में क्या था कि किसी व्यक्ति को अगर सज़ा देना है तो उसके लिए वहाँ पे कोर्ट रूम नहीं हुआ करता था, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था। वहाँ पे क्या होता था कि सारे लोगों से पूछ लिया गया क्या इसे सज़ा देना है। अगर सभी ने कहा कि मार दो तो मार दो। अभी के ज़माने में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होता है, जहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा होती है और किसी एक व्यक्ति को पकड़ता है और उसे मार दिया जाता है, सारे लोग मिलके मार देते हैं, बहुत हद तक वैसा ही सिस्टम वहाँ पे था कि सारे लोगों ने कहा इसे मरना चाहिए तो मरना चाहिए। अब इसका दिक्कत ये होता है कि सारे लोगों में वो समझदारी नहीं है, वो लोग बस अपने इमोशंस के बेसिस पे कि अंदर से गुस्सा आया मार दो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो इसीलिए प्लेटो क्या करते थे कि इन्होंने सपोर्ट किया किसको, राजा को, कि राजा का होना ही बेहतर है। कम से कम राजा अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपने विचार के अकॉर्डिंग सही निर्णय ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपना एक स्कूल खोला, स्कूल का नाम क्या था, एकेडमी। और यहाँ पे वो क्या करते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स लोगों को पढ़ाया करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और इसमें सबसे खास जो ध्यान दिया जाता है वो फिलॉसफी पे दिया जाता है। इसके अलावा पढ़ाने के तरीके वगैरह पे वहाँ पे डिस्कशन होता है। और इसी एकेडमी के अंदर अरिस्टोटल पढ़ा करता था। और प्लेटो जो है सो आगे चल के पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, आर्ट के बारे में लिखते हैं, जो कला है वो कला किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर के बारे में लिखते हैं, साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं कि जो आपकी मानसिक अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अपनी कुछ किताब में वो लिखते हैं जिसका नाम रिपब्लिक है, प्रोटैगोरस है, एपोलॉजी है। इस तरीके की उनके कुछ डायलॉग्स हैं। डायलॉग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जो किताब थे वो डायलॉगिक फॉर्म में लिखे गए। डायलॉगिक फॉर्म का मतलब होता है, डायलॉग का मतलब होता है संवाद, मतलब मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ, फिर सामने से एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर सामने से एक व्यक्ति बोल रहा है। ये क्या है, एक संवाद है, एक डायलॉग फॉर्म है। और इसी तरीके से उन्होंने अपनी किताबों को लिखा है। फिर जब हम लोग एरिस्टोटल पे आते हैं तो उनका जन्म 384 BC में हुआ और 322 BC में वो मर गए। इनका जन्म एक दूसरे सिटी स्टेट में हुआ था। जो प्लेटो या फिर सोक्रेट्स है वो सब एथेंस के थे। इनका जन्म दूसरे सिटी स्टेट में होता है, स्टैगिडाउ में होता है। और इनके जो अंकल थे उन्होंने अरिस्टोटल को पढ़ने के लिए भेजा, कहाँ पे, एकेडमी में, जो कि प्लेटो का था। और यहाँ पे जब प्लेटो का डेथ होता है 347 BC में, तब अरस्तु या फिर अरिस्टोटल उस एकेडमी को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो अलेक्जेंडर को ट्यूशन देते हैं, मतलब कि अलेक्जेंडर को वो पढ़ाना चालू करते हैं। वही ये अलेक्जेंडर जो आगे चल के अलेक्जेंडर द ग्रेट बनता है। आप लोग सिकंदर का नाम सुने होंगे, यही वो सिकंदर है जिसने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त किया था। और वो स्टूडेंट किसका था, अरिस्टोटल का था। फिर उसको पढ़ाने के बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो वापस जाते हैं एथेंस में। और जब वो वापस जाते हैं एथेंस, तब वो दोबारा से अपना एक स्कूल चालू करते हैं जिसका नाम है लाइसियम। और इस स्कूल में वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपना कुछ किताब लिखा, पोइटिक्स, रिटोरिक। इसमें वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ये है कि पोइटिक्स में उन्होंने लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया है, अलग अलग चीज़ों को बताया है कि लिटरेचर क्यों होना चाहिए, कैसे ये लोगों को फ़ायदा दे रहा है, कैसे ये नुकसान दे रहा है, पोइट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल बहुत हद तक पॉजिटिव लिखे हैं लिटरेचर के बारे में। उन्होंने बतलाया है कि लिटरेचर फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। लेकिन प्लेटो ने कहा कि जो लिटरेचर या पोइट्री है वो लोगों को बर्बाद कर रहा है। कैसे उन्होंने कहा, ये सब हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिर लास्ट पीरियड आता है हेलेनिस्टिक पीरियड। ये पीरियड जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो जाती है, जब वो बहुत सारे जगहों को जीत लेता है, फिर जब अपने देश वापस जाने लगता है, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। और चूँकि उसने बहुत सारे एरिया को उसने जीत लिया था, तब वहाँ पे
बहुत सारे अलग अलग राजा बनते हैं जो कि ग्रीक के ही होते हैं, और इस तरीके से ग्रीक के राजा चूँकि अलग अलग जगहों पे बनते हैं तो ग्रीक कल्चर जो है सो अलग अलग जगहों पे फैलता है। फिर आगे चल के 146 BC में रोमन एम्पायर, ज़रा सा हम लोग मैप पे वापस आते हैं। यहाँ पे एक एम्पायर हुआ करता था, यहाँ पे कहीं रोमन एम्पायर। ये क्या करता है, ये रोमन एम्पायर ये सारे जगहों पे कब्जा कर लेता है दोबारा से, और इस तरीके से जो ग्रीक कल्चर है वो समाप्त हो जाता है, और फिर रोमन एम्पायर यानी कि जो इटालियन लैंग्वेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से ग्रीक कल्चर जो है सो यहाँ तक होता है। हालांकि आने वाले समय में भी ग्रीक कल्चर का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस रहता है और ये ठीक ठाक मतलब फैलता है। लेकिन ओवरऑल जो ये था यही हिस्ट्री है। और इसके बाद जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे वो रिपब्लिक को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्लेटो ये बतलाते हैं कि अगर लिटरेचर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर कोई पोइट्री लिखना चाहता है तो फिर उसे किस तरीके से लिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे।